नमस्कार। कल की क्लास को ही हम कंटिन्यू करेंगे टॉपिक को एनर्जी। आज हम लेंगे भोज्य पदार्थों के कैलोरी मूल्य को प्रभावित करने वाले कारक। भोज्य पदार्थों के कैलोरी मूल्य को प्रभावित करने वाले कारक कई होते हैं, जिनमें फर्स्ट हम लेते हैं भोज्य पदार्थों में पानी की मात्रा। भोज्य पदार्थों का कैलोरी मूल्य उनमें उपस्थित पानी की मात्रा पर निर्भर करता है। वे भोज्य पदार्थ जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है उनका कैलोरी मूल्य कम होता है। इसके ठीक विपरीत जिन भोज्य पदार्थों में पानी की मात्रा कम होती है उनका कैलोरी मूल्य अधिक होता है। भोज्य पदार्थों को सुखाकर पानी की मात्रा कम कर दी जाती है तो उसका कैलोरी मूल्य बढ़ जाता है। यदि आलू, शकरकंद, केला आदि को चिप्स बनाकर सुखा दिया जाता है तो उसका ऊर्जा मूल्य बढ़ जाता है। किशमिश, खुमानी, सूखा नारियल, सूखा मटर आदि का कैलोरी मूल्य बढ़ जाता है। सेकंड लेते हैं हम भोज्य पदार्थों में उपस्थित पौष्टिक तत्वों की मात्रा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मुख्य रूप से ऊर्जा उत्पादक भोज्य पदार्थ होते हैं। इनमें से वसा से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यदि भोज्य पदार्थों को इन पौष्टिक तत्वों की मात्रा यदि भोज्य पदार्थों में इन पौष्टिक तत्वों की मात्रा अधिक होती है तो ऊर्जा मूल्य बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, यदि हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं या फलों में वसा तथा कार्बोज की मात्रा कम होती है, अतः इनका ऊर्जा मूल्य भी कम होता है। परंतु तेल, बीज, घी, मक्खन, सूखे मेवे, अनाज आदि में कार्बोज एवं वसा की मात्रा अधिक होती है तो इनका ऊर्जा मूल्य भी अधिक होता है। घी मक्खन से ही बनता है, परंतु घी का ऊर्जा मूल्य अधिक होता है क्योंकि घी में वसा की मात्रा 100% होती है, जबकि मक्खन में वसा के साथ ही जल की मात्रा भी होती है। अतः मक्खन का ऊर्जा मूल्य घी से कम होता है। मक्खन का जो ऊर्जा मूल्य होता है 7 to 9 पर किलो कैलोरी पर 100 ग्राम होता है और घी का 8 to 8 किलो कैलोरी पर 100 ग्राम होता है। थर्ड हम लेते हैं भोज्य पदार्थों को पकाने से। भोजन पकाने की विधियों पर भी ऊर्जा मूल्य निर्भर करता है। यदि भोज्य पदार्थों को केवल पानी में बिना कुछ मिलाए उबाल कर पकाया जाता है तब ऊर्जा मूल्य में वृद्धि नहीं होती है, परंतु जब हम उसे मिश्रित विधि से कई चीज़ों को मिलाकर तलकर भूनकर पकाते हैं तो ऊर्जा मूल्य में वृद्धि हो जाती है। जैसे सूजी का हलवा या खीर बनाना, उनका कैलोरी मूल्य बढ़ जाता है। भोज्य पदार्थों को गहरी विधि से तलकर पकाने से उनका ऊर्जा मूल्य बढ़ जाता है। विभिन्न भोज्य पदार्थों के कैलोरी मूल्य को कैसे ज्ञात किया जाता है इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। भोज्य पदार्थों के कैलोरी मूल्य को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उस भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की मात्रा ज्ञात की जाती है। इसके लिए भोजन का रासायनिक विश्लेषण किया जाता है। वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्ञात होने पर इन पौष्टिक तत्वों की मात्रा को उनके कैलोरी मूल्य से गुणा कर फिर उनको सबको जोड़कर कैलोरी मूल्य ज्ञात किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, यदि हम एक केले का ऊर्जा मूल्य ज्ञात करना चाहते हैं, कितनी उसमें एनर्जी है, तो जिसका वजन 100 ग्राम है तो सर्वप्रथम उसका हमें क्या करना पड़ेगा, रासायनिक विश्लेषण करना पड़ेगा। रासायनिक विश्लेषण करने के लिए 100 ग्राम केले में 1.2 ग्राम प्रोटीन होता है, 3 ग्राम वसा तथा 27.2 ग्राम कार्बोज होती है। तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके कैलोरी मूल्य से, यानी कार्बोहाइड्रेट 27.2 है तो उसको मल्टीप्लाई, उसका कैलोरी मूल्य 4 होता है, 4 से कर देंगे तो 108 किलो कैलोरी हमें ऊर्जा मिल जाएगी। ऐसे ही फैट में उसका 3 है तो उसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी 2.7 किलो कैलोरी हमें फैट मिलता है केले से। और प्रोटीन से 1.2 ग्राम प्रोटीन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, यानी 4.8 किलो कैलोरी हमें ऊर्जा 100 ग्राम केले से हमें मिलती है। यानी टोटल हमें 100 ग्राम केले से हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट तीनों जोड़ लेंगे तो हमें 116 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ऐसे ही सबकी हर भोज्य पदार्थों की किलो कैलोरी अलग अलग होती है, उसके बारे में हम उसको
उसके कैलोरी मूल्य से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। अब आता है ऊर्जा की आवश्यकता को ज्ञात करना। किसी भी व्यक्ति की ऊर्जा की आवश्यकता को जानने के लिए पहले उसके गुणों अर्थात आकार, भार, वृद्धि की अवस्था, क्रियाशीलता आदि को जानना हमें आवश्यक होता है। पहले हम क्या करते हैं, उसकी पूरे दिन भर की शारीरिक क्रियाओं की गणना करके शारीरिक क्रियाओं में व्यय कुल ऊर्जा की मात्रा जानी जाती है। इस ऊर्जा की मात्रा में भोजन के मेटाबॉलिज्म में व्यय ऊर्जा तथा आधारीय मेटाबॉलिज्म की ऊर्जा जोड़कर पूरे दिन में व्यय कुल ऊर्जा की मात्रा निकाली जाती है। यदि शरीर के आकार व भार में अंतर नहीं लाना है तो भोजन द्वारा ली गई ऊर्जा और शरीर द्वारा व्यय हुई ऊर्जा में संतुलन होना आवश्यक होता है। अर्थात व्यक्ति को उतनी ऊर्जा लेनी चाहिए जितनी शरीर से व्यय होती है। व्यक्ति की ऊर्जा की आवश्यकता को 2 यंत्रों से नापा जाता है। चैम्बर की दीवार अवरोधी होती है, इसमें उत्पन्न ऊर्जा जल में शोषित होती है। जो इसका डायग्राम मैं आपको पीडीएफ में भेज दूंगी, उसको देखकर आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इसमें उत्पन्न ऊर्जा जल में अवशोषित होती है। जो 1 नंबर डला हुआ है, 1 से प्रवेश करती है, 4 से निष्कासित होती है। इसका तापमान आते जाते समय थर्मामीटर 2 व 3 पर रिकॉर्ड हो जाता है। प्रशीतन अवस्था से प्रभावित जल 5 में मापा जाता है। व्यक्ति का खिड़की द्वारा 7 पर निरीक्षण किया जाता है। पोर्ट हॉल से भोजन दिया जाता है एवं चयापचय पदार्थ निकाला जाता है। चैम्बर 8 से हवा बाहर निकलती है एवं ब्लोवर सल्फ्यूरिक एसिड सोडा लाइम से प्रभावित होती है। वे जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर लिया जाता है। चैम्बर 9 में घुसने से पहले ऑक्सीजन का मापन गैस मीटर द्वारा होता है और 10 एक तनाव सम करने वाला यंत्र होता है। अब इसमें आता है, पहले लेते हैं प्रत्यक्ष कैलोरीमीटर। प्रत्यक्ष कैलोरीमीटर में क्या होता है, शरीर द्वारा उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा नापने के लिए प्रत्यक्ष कैलोरीमीटर का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में व्यक्ति को एक विशेष निर्मित कमरे में बैठा दिया जाता है। ये कमरा ऊष्मा का कुचालक होता है। इसे श्वसन कैलोरीमीटर भी कहते हैं। कमरे में व्यवस्थित नलिकाओं में उपस्थित पानी का तापक्रम प्रारंभ में तथा थोड़ी थोड़ी देर बाद नापते रहते हैं। पानी की मात्रा ज्ञात होने पर पानी के बढ़े हुए तापक्रम से शरीर द्वारा उत्पन्न ऊष्मा की गणना की जाती है। कमरे में उपस्थित क्रियाशीलता भी नोट हो जाती है। एक निश्चित समय में व्यक्ति के शरीर में व्यय हुई ऊर्जा नापी जाती है तथा उसकी क्रियाशीलता में व्यय हुई ऊर्जा का जोड़ होता है। इसे ज्ञात करने के लिए एटवाटर तथा रोशा श्वसन कैलोरीमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब लेते हैं हम इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग करने से विभिन्न कार्यों को करते हुए ऊर्जा का व्यय नापा जाता है। इस विधि में प्रमुख रूप से एक निश्चित समय में आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को नापा जाता है। ऑक्सीजन की आवश्यकता ऊतकों में कार्बोहाइड्रेट व वसा ऊर्जा परिवर्तन अथवा ऑक्सीजन के समय होती है। प्रयोगों से ये पता चलता है कि 1 लीटर ऑक्सीजन 4825 कैलोरी उत्पन्न करने के लिए सहायक होती है। इस प्रकार आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा ज्ञात करने के लिए कैलोरी की मात्रा जानी जा सकती है। अप्रत्यक्ष में बेनेडिक्ट रोथ रेस्पिरेशन एपरेटस प्रयोग में लिया जाता है। इसके द्वारा बीएमआर निर्धारण होता है। कार्य करते समय ऊर्जा का मापन करने के लिए हम डगलस बैग, मैक्स प्लैंक रेस्पिरेटर, क्रोफनी मिसलेस रेस्पिरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कार्य करते समय एक निश्चित समय 5 से 10 में श्वसन द्वारा निष्कासित वायु घनफल को नापना, लिए गए नमूनों के ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के विश्लेषण के लिए एकत्रित करना, प्रयुक्त ऑक्सीजन, निष्कासित कार्बन डाइऑक्साइड एवं श्वसन लब्धि की गणना करना। नेक्स्ट आता है निष्पादित ऊर्जा की गणना श्वसन लब्धि एवं प्रयुक्त ऑक्सीजन से करना। इन उपकरणों में से डगलस बैग का प्रयोग विश्राम अवस्था व्यायाम करते समय किया जाता है। इससे ऊर्जा की व्यय का मापन सरलता से किया जा सकता है। ये तो हुआ हमारा ऊर्जा की आवश्यकता को ज्ञात करना। यानी भोज्य पदार्थों के
कैलोरी मूल्य को प्रभावित करने वाले कारक, ऊर्जा की आवश्यकता को ज्ञात करना, 2 मेथड द्वारा, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड द्वारा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में ऊर्जा की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक। धन्यवाद।